अस्सलाम वालेकुम। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 85वें यानी 85th और तारीख़ हिंदुस्तान यानी हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के ये दौरे कदीम से असर हाज़िर तक के पहले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले हमने तारीख़ अमेरिका, तारीख़ चीन का अहाता किया और हमने तारीख़ के अब जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं वो इंडो पाक हिस्ट्री है। इससे पहले भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे जो कि रीसेंट पास्ट पे थे। तो अभी प्लान ये है कि क्योंकि हम इंडो पाक की एंटीक्विटी को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो हम शुरू करेंगे एंटीक्विटी से कि ये जो खित्ता ज़मीन है, ये इमर्ज कैसे होता है? दुनिया के नक्शे पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अलॉन्ग विद दैट इसके बारे में ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें शायद डिस्कस करने की भी ज़रूरत है। 4 मज़ाहिब की बुनियाद इस इलाक़ाए ज़मीन में पड़ी। 5 एंशिएंट सिविलाइज़ेशंस का मरकज़ ये रहा और बहुत कुछ ऐसा है जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। इससे पहले हमने बहुत सारे इलाकों की, बहुत सारे अदवार की बात की, लेकिन थोड़ा-सा ये था कि कुछ चीज़ें थी जिनसे हम रिलेट कर सकते थे, कुछ चीज़ों से हम ज़रा जो हमसे थोड़ा हट के थी। अ, अभी क्योंकि हम उस इलाके की बात कर रहे हैं जो हमारी और आपकी ज़मीन है, तो आई होप कि इसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसके साथ-साथ हम थोड़ी-सी कोशिश ये भी करेंगे कि हम इस हिस्टोरिकल प्रोसेस में अब चीज़ों को थोड़ा-सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर पाएँ। यानी एक ही टाइम पीरियड में सब कॉन्टिनेंट में या इंडो पाक के इस रीजन में क्या हो रहा था, यूरोप और अमेरिका में और चाइना में क्या। ये वो एक अंदाज़ है जिसमें शायद तारीख़ को हम बेहतर अंदाज़ में समझ भी सकते हैं। कुछ कंपैरिज़न्स में चीज़ें को रिलेट करके वो हमेशा याद भी रहती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग अक्सर मुतासिर होते हैं कि मैं तो ख़ैर काफ़ी लंबे ब्रेक्स ले लेती हूँ, एट टाइम्स डॉक्टर साहब को भी ब्रेक मिल जाती है, लेकिन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जिसने इस प्रोग्राम को निभाया है वो आप हैं। तो सर इस ख़ास कंसिस्टेंसी के लिए आपके लिए हम एक स्पेशल इज़हार तशक्कुर है। तो सर अगर हम इस खित्ता ज़मीन की बात करें, जैसे हम इंडो पाक कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, भारतवर्ष, इंडिया और बहुत सारे नाम। तो अगर आज हम शुरू करें इस खित्ता ज़मीन के नामों के हवाले से, क्योंकि नाम महज़ नाम नहीं होते, अपने साथ एक पूरी तारीख़ लिए होते हैं। तो अगर हम इस खित्ता ज़मीन के नाम और उन नामों की तारीख़ के हवाले से बात करें, तो सर ओवर टू यू। थैंक यू जी। देखिए, ये मेरा ख़्याल है दुनिया का वाहिद ख़ित्ता है, जिसकी तारीख़ के लिए हमें लोगों से पूछना पड़ता है, दूसरों ने लिखी है उसकी तारीख़। यहाँ के लोगों ने बहुत बाद में जाके, जब तुर्क आए हैं या अरब आए हैं, जब उन्होंने देखा है या यूनानियों ने सबसे पहले इस पे लिखा, रोमियों ने लिखा इससे पहले, खुद यहाँ के लोगों में ये या तो अगर जर्मन फिलोसोफर्स की बात सुने तो वो कहते हैं कि इनमें तारीख का शऊर ही नहीं था, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री डिड नॉट एग्जिस्ट अमंग्स द पीपल हु इनहैबिटेड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। खैर, इस पे मैं बाद में आता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इसके जितने नाम हैं सिवाय भारतवर्ष के, वो सब नाम फॉरेनर्स के दिए हुए हैं। भारतवर्ष का ओरिजिन ये है, वर्ष तो आपको पता है ना, लैंड को, एरिया को कहते हैं। इसका ओरिजिन 2 है और दोनों माइथोलॉजिकल हैं, उनकी कोई हमें सबूत नहीं मिलता। एक तो ये है कि एक ट्राइब था उस इलाके में जिसको आज हम ईस्ट पंजाब कहते हैं, यानी सतलुज और ब्यास के उस तरफ मशरकी साइड पे एक ट्राइब रहता था जिसका नाम भरत था। दूसरा एक नजरिया ये है कि यहाँ एक जो हुक्मरान था उसका नाम भरत था और उसी के नाम पे, चूंकि उसका ये इलाका था, उसकी सल्तनत थी, तो उसका नाम भारत पड़ गया। हिंद और इंडिया, ये दोनों नाम इंडस रिवर ने दिए हैं। सिंध
को जब अरबों ने देखा तो उन्होंने इसको हिंद कहा, और जब यूनानियों ने इसको देखा तो उन्होंने उसको इंडस कहा। अब ये इंडस जो है, इसी से लफ्ज़ हिंदू निकलता है, अगर आप इसको गौर से देखें तो। इंदु, इंदूस, हिंदू, हिंदूस, सिंधु, हिंदू, सिंध, हिंद, ये तमाम नाम जो हैं ये आपको इससे मिलते-जुलते नज़र आते हैं। यानी दरियाए सिंध को या दरियाए मेहरान जिसको हम कहते हैं, इसने नाम दिया है पूरे सब कॉन्टिनेंट को इंडिया का नाम। सबसे पहले हमें यूनानियों की तहरीरें मिलती हैं इसमें, और हेरोडोटस वो वाहिद यूनानी है जो, अगर कोई और हो तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन वो पंजाब तक आया था। इसलिए कि जब उसने फौज देखी है ईरानियों की, तो वो कहता था कि उनमें एक दस्ता है उसका जो उस इलाके से हैं, क्योंकि वो चमड़े का और कॉटन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उनका लिबास ऊन का नहीं होता, कॉटन का होता है। तो इससे मतलब ये होता है कि उस वक़्त कॉटन के कपड़े पहनने का रिवाज था पंजाब और साउथ पंजाब के इलाके में, क्योंकि ये इलाका उस वक़्त ईरानियों के ज़ेरे नगीं था, उनकी हुकूमत में शामिल था ये। उसके बाद अगर हम तहरीरें पढ़ें, ये जो इनके बड़े-बड़े हैं लिखने वाले, मसलन अफ़लातून और अरस्तू, तो वो बड़े डेरोगेटरी टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं इसको। तो कहते हैं यहाँ इंसान नहीं बसते, ये तो बिल्कुल इनको कोई शऊर ही नहीं है, ना कोई गुलाम है ये, अज़ली गुलाम किस्म की बहुत बुरे उन्होंने अल्फाज रेसिस्ट किस्म के इस्तेमाल किए हैं यहाँ के बाशिंदों के लिए। और उस पे बड़ा अच्छा एक आर्टिकल है, शो बल्कि पहला वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स प्रोफेसर एम्बरी की किताब है इमेजिनिंग इंडिया, तो उसमें उसने इसका अहाता किया है। फिर और 3-4 किताबें हैं जिनमें लोगों ने डिफेंड किया है। सबसे जो ज़ोरदार इस पे यानी आप कह लें कि एक बुरा इम्प्रेशन पड़ता है इंडिया पे, वो था हेगल का नज़रिया तारीख, और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब उसने अ, बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का ऐसा स्कैथिंग आर्टिकल लिखा, रिव्यू था एक, कि ये लोग जो इंडिया की सेक्रेड बुक्स या इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है कि दे हैव एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। जहाँ तक ये बात है कि इनका मुतालिया जब अरबों ने किया है, अच्छा रोमियो ने भी तकरीबन वही मोर और लेस इनको उसी कैटेगरी में रखा है जिस कैटेगरी में यूनानियों ने रखा था। अरब आए हैं जो, तो 2 हमें बड़े जानदार किस्म के नुस्खे मिलते हैं। एक तो है तबरी की तारीख़ुल मलूक वर रसूल, जिसमें उसने पहली दफ़ा पूरी दुनिया के, यानी तारीख़ का कॉन्सेप्ट कि ये इंसानी तारीख़ है, ये पूरे यूनिवर्स की तारीख़ है, ये उसने इंट्रोड्यूस करने के लिए ही कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इंडिया भी आता है। फिर मसूदी ने ये काम किया। मसूदी के मुतालिक तो है कि मे बी ही ट्रैवल्ड अप टू इंडिया, और कुछ उसने, क्योंकि वो ट्रैवलर भी था, जियोग्राफर भी था, तो उसने फिर इस पे ज़्यादा डिटेल्ड हमें इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन जिसको आप कहते हैं कि इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री, वो अफ़गानिस्तान का एक बाशिंदा था, उसकी किताब थी तारीख़ुल आलिम। उसमें उसने ना सिर्फ इन सब के बारे में लिखा है, बल्कि तस्वीरें भी दी हैं। बुद्धा कैसे था, इंडिया के कुछ स्टूपास या इंडिया के मंदिर कैसे थे, इनकी भी उसने तस्वीरें शामिल की हैं। बट द फर्स्ट scientific work, which is still considered the best work on India of that time, वो अल-बैरूनी की थी, किताबुल हिंद। वो भी हिस्ट्री नहीं है, वो भी एक इंट्रोडक्शन है टू इंडियाज़ कल्चर, इंडियाज़ कस्टम्स, इंडियाज़ बिलीफ्स, कि इंडिया की लैंग्वेजेस, क्योंकि उसने संस्कृत लर्न की, और
بالکل فرام جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں فرام ہارسز ماؤتھ، جو ان کے آئیڈیاز تھے اباؤٹ گاڈ، اباؤٹ ریلیجن، اباؤٹ لائف آن دس ارتھ، ہی گاٹ اٹ فرام دا سیجز، جو ان کے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے علماء، آپ لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کو انہوں نے ان کو اسٹڈی کر کے، تو اس میں اس نے یہ پوری اسٹڈی کی، اور یہ کتاب آج تک مائل سٹون سمجھی جاتی ہے in the history of scholarship on India. اس کے بعد جب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا کسی نے انڈیا میں کوئی ریکارڈ کیا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں وہ ارتھ شاسترا ملتی ہے ایک کتاب which is again not a book on history. It's a book on system of government. It's a book on duties of the ruler or the subjects. It is more or less like, an advice to the ruler of that time. تو وہ بھی ہمیں ہسٹری کی کتاب نہیں ملتی. آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو یا نہ ہو، سکندر کے حملے کا کسی انڈین سورس میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ نارتھ سے آیا اور یہ پورو کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور بھی جنگیں ہوئی، ملتان میں وہ زخمی ہوا، لیکن اس کا سارا احوال ہمیں یونانی ہسٹورین نے دیا ہے، کسی انڈین نے ان کے بارے میں نہیں لکھا. اسی طرح بعد کے آنے والے واقعات، جتنے انویڈرز آئے ہیں سینٹرل ایشیا سے، چائنا سے انڈیا میں، ان کو بھی ان کی اگر تحریریں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ what was going on in India. یہاں کے لوگوں نے وہ تاریخی واقعات، وہ کرونالوجی یا کچھ نہیں لکھا، بلکہ سب سے پہلے ہمیں اگر کوئی نظر آتا ہے تو لیٹ 18th ارلی 19th سینچری میں کچھ ہندو نظر آتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے، فارسی میں لکھی ہیں انہوں نے کتابیں، انڈر دی انفلوئنس آف مسلم ٹیچرز اور ٹرکش ٹیچرز یا مغل ٹیچرز آپ کہہ لیجئے، کیونکہ اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. یہ جو بات ہے یہ ایک قابل، یعنی آپ فکر، اور اس میں آپ غور و فکر کریں کہ کیوں یہاں کے لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو اس پہ پھر ایک آتا ہے آئیڈیا آف ہسٹری. ڈڈ دے ہیو اینی آئیڈیا آف ہسٹری؟ تو اس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نو، ان کے نزدیک وہ آئیڈیا آف ہسٹری نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے، یا فار دیٹ میٹر جو ریویلڈ ریلیجنز میں ہے، جو کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام میں ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں کنفیوشس میں نظر آتی ہے، وہ ڈاؤزم میں نہیں نظر آتی، بدھا میں بھی نظر نہیں آتا وہ کانسیپٹ آف ہسٹری اس کی ٹیچنگز میں بھی. تو شاید یہ وجوہات ہوں جن کی وجہ سے آپ کو وہ آئیڈیا آف ہسٹری کہ ہسٹری مووز اہیڈ، certain changes take place and the past never comes back to life. Never. یہ ہے ہسٹری کی ایسنس. جن کو یہ شعور نہیں ہوتا، they think that past can become alive. Past can be used in the politics of the present. جیسے کہ بی جے پی اور موجودہ جو حکمران ہیں انڈیا کے، وہ پاسٹ کو ڈیڈ نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اٹس پارٹ آف ہسٹری بکس. وہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بیکم الائیو، اینڈ دوز پیپل ہو رولڈ اوور اس، ان کے کوئی اگر ڈسینڈنٹس ہیں اور کوئی ایسے ہیں تو دے ایکٹ ایز لیونگ ریمائنڈر آف آر پاسٹ. وہ اس میں ایک یہ سب سے بڑی آپ کہہ لیجئے ایک لوگوں کے نزدیک ایک خامی ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور ایسی چیزوں میں بلیو کرتے ہیں کہ ہسٹری کمز بیک ٹو لائف آفٹر اے سرٹن فیز. وہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک ڈسکشن ہے کہ انہوں نے پوری انسانی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آخری حصہ ریوائول ہے اور ری سائکلنگ ہے آف دا فرسٹ پارٹ. تو اس پہ ہم
اگر کسی نے سوال پوچھا تو اس پہ ڈیٹیلڈ ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے، انڈیاز آئیڈیا آف ہسٹری. تو یہ بات تو پہلی تھی. دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایون دیئر سیکرڈ لٹریچر جیسے ویداز ہیں، پراناز ہیں، رامائنا ہے، مہابھارت ہے، یہ بکس جو ہیں ان کی بھی ہسٹری ہے کہ شروع میں جب یہ تھیں تو ان میں کتنا سائز تھا ان کا، ایڈیشن کیا ہوئے ان میں، بعد میں لوگوں نے کیسے اس کو استعمال کیا، اینڈ وین دے بیکیم اویلیبل فار دی جنرل ریڈر. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ لکھے گئے تو لوگ پڑھتے تھے، ان سے واقف تھے. نہیں، یہ ہمیں بعد میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں لیٹ 18th 19th سینچری میں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. اگر آپ وہ بیشم کی کتاب پڑھیں دا ونڈر دیٹ واز انڈیا، تو پہلا چیپٹر اس میں اسی پہ ہے کہ کس طرح ویسٹ نے انڈیا کو ایکسپلور کیا اور کس طرح ویسٹ نے ریوائیو کیا انڈین لٹریچر کو، اور مختلف چیئرز اسٹیبلش کی گئیں یورپین یونیورسٹیز میں اور انگلینڈ میں ان آرڈر ٹو نو انڈیا. پہلی بات یہ میں نے اس میں دو باتیں کہی ہیں آپ سے، آئی ویری بریفلی ریپیٹ. پہلی بات تو یہ کہ all the names that we have for India except for Bharat, they were given by the foreigners. شاید اس لیے انڈین کانسٹیٹیوشن بنانے والوں میں نے اس کا نام بھارت رکھا، انڈیا نہیں رکھا. دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کی کہ ان کے بارے میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ باہر کے غیر ملکی فورن ہسٹورینز نے، نیریٹرز نے یا ٹریولرز نے ہمیں بتائے ہیں. ہمیں یہاں کے واقعات یہاں کے کسی مصنف سے نہیں ملتے. تیسری بات جو میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آئیڈیا آف ہسٹری ویسا نہیں ہے جیسا ویسٹ میں یا جیسا میں نے ریلیجنز کا بتایا ہے ان کا ہے. چوتھی بات اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا has never been united as one political unit. جب ہمیں شعور ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اینٹیکویٹی سے جب ہم شروع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف 3 جگہیں ہمیں نظر آتی ہیں with very distinct cultures. ایک جس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، جس میں یہ موہنجو داڑو، ہڑپا یہ جگہیں آتی ہیں. دوسرا بہار کا علاقہ نظر آتا ہے. تیسرا ساؤتھ کا ایک علاقہ نظر آتا ہے. ان تینوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ان تینوں کا رہن سہن کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ 1 کنٹری بٹ 3 کنٹریز. جس وقت خود ان کی کتابیں اگر آپ دیکھیں جو ٹیکسٹ بکس مثلا ان کے اسکولوں میں، اب نہیں مجھے پتا کتنی چینج ہو گئی ہیں. ہم نے 80s میں ایک سروے کیا تھا کہ واٹ دے ٹیچ، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ 16 انڈیپینڈنٹ کنگڈمز تھیں انڈیا میں ان دی ٹائم آف اینٹیکویٹی. ہاں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ یورپ لگتا ہے ہمیں اس وقت. لینگویجز اگر آپ دیکھیں کتنی ہیں انڈیا میں بولی جاتی، ایتھنک گروپس کتنے ہیں انڈیا میں جو رہتے ہیں، ریلیجنز آپ نے خود بتایا کہ 4، چوتھا تو بہت بعد میں آیا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اٹس ناٹ اے ون کنٹری ان دا سینس. اور یہ جو سیکرڈ پارٹ ہے کہ انڈیا مدر ہے اینڈ کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ، دس واز سم تھنگ مچ لیٹر. یہ 20th سینچری میں اس کو پروپیگیٹ کیا گیا تھا، اور لارجلی اس کے رسپانسبل تھے وہ جو ایجوکیٹڈ ان برٹش آئیڈیا آف ہسٹری تھے لوگ، تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا. ایک ضمنی سوال ہے، وہ پہلے بھی میرے ذہن میں تھا کہ انڈیا کو اگر ہم جیوگرافیکلی دیکھیں
तो एक्चुअल इंडिया कौन-सा खित्ता ज़मीन बनता है? क्योंकि अदरवाइज़ तो जैसे कभी ये साउथ एशिया है, कहीं ये सबकॉन्टिनेंट के तौर पे कहा जा रहा है। अब ये डिवाइड होके और तरह से इसके नाम हो गए हैं, त तब्दीलियाँ आ गई नक्शों में। लेकिन एक्चुअली जिस एरिया को इंडिया कहते हैं, वो ज्योग्राफिकली कौन-सा खित्ता ज़मीन बनता है? यही एग्ज़ैक्टली, अगर आप बिल्कुल यू विल गो टू द आइडिया ऑफ इंडिया, तो मौजूदा पाकिस्तान को आप कह सकती हैं कि ये इंडिया है। अगर उस अच्छा, रिवर के नाम पे आप दें इंडिया को नाम, अच्छा, तो यू हैव इंडिया राइट देयर। दूसरा जो बहुत बड़ा मुल्क है साथ आपके, वो है भारत। अच्छा, तीसरा फिर वो बांग्लादेश है, अच्छा, और ऊपर ये 2 छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, सिक्किम तो मिल गई है शायद इनके साथ, और ये जो है नेपाल है अभी तक, और नीचे एक श्रीलंका है। अच्छा। ये है जिसको आप कह सकती हैं साउथ एशिया। अच्छा, इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। साउथ ही आपको कहाँ से नज़र आता है? इफ यू आर सिटिंग इन द नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इट्स अ वेरी वेल फ्रेज्ड क्वेश्चन, कि ये ऊपर जो समझते हैं कि नॉर्थ ऊपर है, मैं नहीं बिलीव करता इसमें, क्योंकि ज़मीन की ये अतराफ जो हैं कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ये हमने बनाई हैं। वो तो ग्लोब है जो हर वक़्त घूमता रहता है, और उसकी ऊपर और नीचे कोई चीज़ नहीं है ऐसी। ऊपर और नीचे उस वक़्त हम कहते हैं, अब साउथ में जो आदमी खड़ा है, उसके ऊपर और नीचे, और मैं इधर नॉर्थ में अगर खड़ा हूँ, तो ऊपर और नीचे 2 चीज़ें बिल्कुल अपोज़िट होंगी। तो साउथ एशिया इसको उन लोगों ने कहा है जो नॉर्थ में कहते हैं कि हम नॉर्थ में रहते हैं, मसलन ब्रिटिश आर इन द नॉर्थ, फ्रेंच आर इन द नॉर्थ, रशियंस आर इन द नॉर्थ, अमेरिकन्स आर इन द नॉर्थ। नॉर्थ को कोटेशंस में रखें आप। तो उनके लिए, सिंस इट इज इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, सो इट इज कॉल्ड साउथ एशिया, कि ये साउथ एशिया है। फिर वहीं से बैठ के इन्होंने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया क्या है। वो तकरीबन बर्मा से शुरू हो जाता है और वियतनाम और फिलीपींस तक जाता है। ये वही डायरेक्शन वही है। ऊपर से बैठ के अगर आप देखें, या आप लंदन में बैठ के देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट ये है, साउथ वेस्ट ये है। साउथ वेस्ट में आप ईरान को शामिल करेंगी, आप अफ़गानिस्तान को शामिल करेंगी, इनको इराक तक शायद आ जाएँ आप। उसके बाद फिर आ जाता है मिडल ईस्ट। ये मिडल क्यों लगता है आपको? बिकॉज़ यू आर अगेन सिटिंग इन लंदन एंड लुकिंग एट द ईस्ट पार्ट, जो आपका ईस्ट नज़र आता है वहाँ से, उसमें आपको ये मिडल में नज़र आता है। फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, ये तमाम जो अल्फाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़हन में रखिए आप। अगर आपने बैठ के इस्लामाबाद से बैठ के दुनिया को देखना है, और भूल जाएँ कि नॉर्थ किधर है, तो आपके लिए ब्रिटेन साउथ में भी हो सकता है। अगर आप ये उलट कर दें नक्शा दुनिया का, ऐसे ही जैसे, जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम यू आर इन द क्लास, आस्क योर स्टूडेंट्स कि ये मर्केटर का स्केल जो है, या जिस तरह से हम दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, ये ऐसे तो नहीं है दुनिया। जो चीज़ एक गोले की सूरत में घूम रही है, उसका ऊपर-नीचे तो कोई नहीं है। तो लेट्स पुट इट अपसाइड डाउन। तो put the world map upside down and you will have a very good idea where is then India. India is in the north then, or Russia and Britain will be in the south. समझ आ गई आपको ये बात? So, तो ये है इस हवाले से। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि कॉन्टिनेंट में एक ग्रेंजर है। ऑस्ट्रेलिया को ये कहेंगे कॉन्टिनेंट, इंडिया को नहीं कहते,
तो उसकी एक वजह तो ये कि उसको इन्फीरियर समझते है, बर्रे आज़म लेकिन छोटा है, बर्रे सगीर है, सब कॉन्टिनेंट है, अंडर है किसी के, वही नॉर्थ के अंडर है, लेफ्टिनेंट नहीं है, सब लेफ्टिनेंट है, पूरा यानी अंदर है, किसी चीज के अंडर है, उस इसलिए उसका नाम, इसमें भी पेजोरेटिव और रेसिस्ट सेंस है जो नाम दिया गया है सब कॉन्टिनेंट। और चूंकि हमें हमारी सारी तालीम टेक्स्ट बुक्स पहले वहां से आती थी, अब हमने खुद उनके तर्ज पे लिखनी शुरू कर दी है, तो इसलिए हमने भी इसको बर्रे सगीर या सब कॉन्टिनेंट कहना शुरू कर दिया है। हालांकि ये कई लिहाज से अपने आप में एक बर्रे आजम है, क्योंकि अगर यूरोप और एशिया एक ही जमीन के बड़े से खित्ते में होते हुए अलग किए जा सकते हैं, क्या चीज जुदा करती है एशिया और यूरोप को? कोई ऐसी नेचुरल बाउंड्री तो नहीं है, बस एक वो लाइन है एक रिवर की। उन्होंने कहा कि यहां से इस तरफ जो है तो मॉस्को के करीब से गुजरता है, उन्होंने कहा इस तरफ का हिस्सा आप एशिया कर लें, इस तरफ का आप यूरोप कर लें। These are all artificial man made distinctions जिनको हम फॉलो करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में और अपने क्लासरूम में उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब? बेहतरीन सर। अच्छा, और any other question you have before we do the next part? अ, सर एक जैसे भी आपने बात की कि हमारी रिच हिस्ट्री तो है लेकिन हमने लिखी खुद नहीं। मैं कल परसों में कोई 2-1 चीज़ें देख रही थी तो मैं देखा कि वैसे तो जो जनरली हिस्ट्री डिवाइड हो रही होती है वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, फिर आयरन एज और इस तरह से स्टेप्स। इंडिया का अगर देखो तो वो उसका अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, फिर इस तरह से फर्दर डिविजन, सब डिविजन्स। तो अगर ये सारी चीज़ें इंडियंस ने एड्रेस नहीं की हुई, तो क्या ये सारी डिविजन्स, डिस्ट्रीब्यूशंस भी जो हैं हमारे लिए यूरोप का गिफ्ट हैं? या इस सारे को समझने के लिए हमारे पास कोई इंडिकेटर्स हैं या कुछ? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये आर्बिट्रेरी हैं। ये बैठ के किसी ने कह दिया कि अच्छा स्टोन एज कौन सी थी जब लोगों के पास कोई मेटल नहीं थी, स्टोन इस्तेमाल करते थे, स्टोन के हथियार थे, काटने के लिए, कूटने के लिए स्टोन को इस्तेमाल किया जाता, तो उसको स्टोन एज कह दिया। फिर जब मेटल एज में आते हैं तो फिर वो करते हैं ये, दीज आर ऑल डिफरेंट फेजेस एंड ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज दैट यू हैव मेंशन्ड, they were coined by the Europeans in different parts of the world and mostly brought by the British to the subcontinent. लेकिन कहने का मकसद ही देखा ना, मैं भी अब सब कॉन्टिनेंट कह गया हूं जल्दी में उसको, तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग कहें कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये एक एशिया दो कॉन्टिनेंट्स में है, डिपेंड्स नॉर्थ किसको कहते हैं, साउथ किसको कहते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं तो बिल्कुल टॉपसी टर्वी करना चाहता हूं दुनिया के नक्शे को, एंड आई वांट टू मेक वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। ये बिल्कुल you will have a very different perspective of the world and world affairs if we do that. नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो है कि हिस्ट्री को आपने टाइटल जो दिया है खास तौर पे इंडिया की हिस्ट्री को, वो क्या दिया है आपने? मैं मिसाल देता हूं आपको। जब ये आए हैं, अंग्रेजों ने लिखनी शुरू कर दी हैं, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम पीरियड, उससे पहले था हिंदू पीरियड। इवन बैशम जैसा हिस्टोरियन भी प्री मुस्लिम पीरियड कहता है, एज इफ जब मुसलमान आ गए तो को बड़ा रेवोल्यूशन आया, को बड़ी चेंज आ गई। अच्छा, जनरली आप अपनी भी देख लीजिए किताबें जो हमने लिखी हैं और पाकिस्तान में जो जिस तरह पढ़ाया जाता है, मुस्लिम इंडिया, उससे पहले हिंदू इंडिया, और तीसरा कौन सा है, ब्रिटिश इंडिया। डू यू सी एनी डिस्क्रिपेंसी इन दिस? पहला नाम है रिलीजन के साथ अटैच्ड हिंदू इंडिया,
दूसरा नाम भी रिलीजन के साथ अटैच्ड है, मुस्लिम इंडिया। तीसरा नाम क्यों नहीं, क्रिश्चियन इंडिया क्यों नहीं उसको कहते आप? Why is that British India? Why is that colonial India? All these terms were to diffuse that the British did not come as Christians to India, whereas Muslims came as Muslims to India, not as Turks, not as Iranians, not as Arabs. They came with a specific purpose. Holding the Quran in one hand, as William Muir says, who was Lieutenant Governor of UP, and in one hand Quran and the other sword. तो ये मुसलमानों का इमेज बताने के लिए ये डिवीजन की गई इंडियन हिस्ट्री की into these three phases, और after 1947 different phase शुरू हो गई है जाहिर है, लेकिन असल हिस्ट्री जो है उसमें आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है नॉमेनक्लेचर, यू हैव एक्सेप्टेड कि हाँ जी पहले हिंदू पीरियड था, आप क्या पढ़ा रहे हैं जी, मैं मुस्लिम पीरियड पढ़ा रहा हूँ, उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले का नाम भी हमने एक इस्लामी लफ्ज पे सुल्तानेट पीरियड रख दिया, वो सुल्तानों की हुकूमत थी। दूसरी वो मुगल थे जी, उसमें शुक्र है कोई हमने ऐसा नाम नहीं दिया उनको जो रिलीजियस एफिलिएशन उनकी शो करे, मुगल्स कुड बी एनीबॉडी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड शुरू होता है। तो अगर आपने जगह का इंतखाब करना है कि योर रूलर्स आफ्टर 1857 और स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉर्स इन बंगाल 1757 से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, so they came from Britain, that's why it's called British period. All right, then let's do the same thing for these people. बाबर उज्बेकिस्तान से आया था, तो लेट्स कॉल इट द उज्बेक पीरियड। ये जो आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बाद ये कहां से आए थे, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, लेट्स कॉल इट इंडिया अंडर सेंट्रल एशिया। महमूद गजनवी के हमले, रेडर फ्रॉम गजनी, और मोहम्मद बिन कासिम केम फ्रॉम सीरिया, तो उसको कर दें कि सीरियन इन्वेजन ऑफ सिंध। Just see how different it will sound your history. तो नॉमेनक्लेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक आइडिया देता है, एक कॉन्सेप्ट देता है स्टूडेंट को हिस्ट्री का, और उसमें यू डोंट रियलाइज द इम्प्लीकेशंस। मैंने जितनी हिस्ट्रीज देखी हैं दुनिया की, इवन histories written by people who were very emancipated, very liberal, without any prejudice. वो भी advent of Islam in India. Why not advent of Christianity in India? With the coming of the Portuguese, the British, the Spaniards, the French, ये सारे आए हैं यहाँ पे. These are some of the things that I want your institution and your students to understand and to do something about it before we keep on that track which was delivered to us by these Christian rulers of India in the 19th and major part of the 20th century. And we can equally build a case that they were in letter and spirit Christians, perhaps more than the Turks and the Mughals were Muslims. तो ये मेरा एक पॉइंट और है about historiography of India, कि इंडिया की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें जरूरी है कि या तो हम नॉमेनक्लेचर सबका एक रखें, एक ही,
जिस किसी ग्रुप की एफिलिएशन है किसी रिलीजन के साथ, उसमें बुद्धिस्ट पीरियड भी आ जाएगा क्योंकि अशोका हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो फिर उसके साथ आप रखें उसको, डायनेस्टीज़ को आप रिलिजियस एफिलिएशन दें सबको। अगर नहीं, तो व्हाई देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन और वो ब्रिटिश है। ये है सबसे जो फेटल लेगेसी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, ये जो ब्रिटिश ने दी है और हम अभी तक उसके ऊपर अमल कर रहे हैं उसी तरह। अभी भी हम यही लिखते हैं कि ये नहीं लिखते कि वो सीरिया का एक हुक्मरान था, बल्कि बगदाद में था हज्जाज बिन यूसुफ और उसने किस मकसद के लिए अपने सन इन लॉ और भतीजे को भेजा हिंद के लिए, तो उसको हमने बाबुल इस्लाम का नाम दे दिया, उसको खुदा जाने क्या-क्या नाम दे दिए, विदाउट रियलाइजिंग कि आपसे पहले भी तो बहुत आए हैं यहाँ पे इन्वेडर्स। इंडिया में मुसलमानों से पहले वो एक अलग दास्तान है। कितने इन्वेडर, एक की तो बड़ी मशहूरी है ना, यूनान से जो आया था अलेक्जेंडर। फिर जो चाइना से आए हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, मुसलमानों से पहले। इवन आर्यंस कौन थे? कहाँ से आए थे ये लोग? ये सारी चीजें अगर हम हिस्टोरियोग्राफी का कंटेंट ना भी बनाएं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डाल दें, तो पता चलेगा मुस्लिम्स वर नॉट द फर्स्ट इन्वेडर्स, जैसे पेश किया जाता है हमारे नेबरहुड में, और खुद हम बड़ा इसमें प्राइड लेते हैं कि बड़ा इस्लाम का झंडा हमने यहाँ लहराया आके। दैट इज ऑल नॉनसेंस, कोई उसमें कुछ नहीं किया। They were rulers just like any other ruler, or they did all those things that rulers did before them and after them. तो इसी तरह अगर आपने रिलीजियस एफिलिएशन रखनी है तो लेट्स हैव देन ब्रिटिश रूल रीनेम्ड एज क्रिश्चियन रूल्स। ये मेरी जो चंद एक ऑब्जर्वेशन है इस पे वो है। अब आपके पास कितना टाइम है? 15 मिनट। सर 15 मिनट है। 15 मिनट है। और हाँ। कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी है? सर ये एक सवाल आया है कि हम्म, वादी सिंध की तहजीब के लोग कहाँ गए? ये कह हम्म, रहे हैं कि एक नज़रिया तो ये है कि आर्या ने इनको शिकस्त देकर बहुत नीचे साउथ में धकेल दिया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बंगाल की तरफ चले गए। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग कहाँ गए, जो नहीं, वादी सिंध ये में थे? जो हमें बिल्कुल एक, क्योंकि अगर किसी ने हमला किया होता तो उसके आसार नजर आते। अच्छा, मोहनजोदाड़ो शहर नजर आता कि टूटा फूटा हुआ, कोई दीवारें ना होती वहां पे, बिल्कुल खंडर में तब्दील हुआ होता। अच्छा, तो हमला नहीं किसी ने किया इन पे। राइट, जो प्रोबेबल थ्योरी है जिसपे अक्सर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, वो ये है ड्राउट, अच्छा, कहत। ये कॉमन चीज थी उस दौर में। कहत होता था तो लोग उन जगहों को छोड़ के जहां वो रह रहे हैं किसी और जगह की तलाश में चले जाते थे। अच्छा, और ये बिल्कुल, ये भी एक रेसिस्ट थ्योरी है कि यहाँ के लोग उनकी शक्लें सूरतें बड़ी मुख्तलिफ थी। आर्यन आए, गोरे चिट्टे और लंबे तड़ंगे और वो थे। ये भी बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी पे फिर बेस होगा आगे पूरा इंडियन माइथोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम का। कोई गोरा आपको शूदर नजर नहीं आएगा, ये ज़हन में राइट, रखिए। आज तक कोई गोरा आपको इंडिया में जिसका रंग जिसको हम कहते हैं गोरे रंग का, कोई शूदर नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो कलर के साथ डिस्टिंक्शन किया है इन लोगों ने, दैट वाज एसेंशियली बिकॉज़ दीस पीपल हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और वहाँ बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट और बिकॉज़ ऑफ द some other factors, I don't know, I'm not a doctor in the color of skin कैसे होता है, लेकिन मसूदी ने सबसे पहले ये थ्योरी को गलत साबित किया था कि ये कोई इनहेरिटेड नहीं होती।
It is the amount of sunshine that you receive on your skin. किस खित्ते में रहते हैं, क्या खाते-पीते हैं आप, उस हिसाब से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और ये अब भी साबित हो गया है क्योंकि लोग जो आते हैं ह जाते हैं अपनी हॉलिडेज़ मनाने, तो वो कहते हैं मैं टैन होने जा रहा हूँ और टैन होके वापस आऊँगा। तो वो टैनिंग सिस्टम जो है दैट शोज़ दैट स्किन डज़ रिसीव सम पिगमेंट्स ऑफ कलर व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू मच टू द सनशाइन। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, मेरे नज़दीक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यहाँ पे कहत आया था क्योंकि ये पूरी बेल्ट जो थी, ये 2 शहर अब तो आपको दूर-दूर नज़र आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये पूरी वादी की तहज़ीब थी जो आपको मोहनजोदाड़ो में नज़र आती है। चूँकि हड़प्पा की सील उस पे ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको हड़प्पन सिविलाइज़ेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन तो बाद में हमने मेहरगढ़ भी शामिल कर लिया बीच में, तो उस हिसाब से ये हो गई एक ऐसी सिविलाइज़ेशन, एक ऐसी तहज़ीब जो दरियाए सिंध की वादी में या दरियाए सिंध और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के साथ-साथ जो थी, वो परवान चढ़ी। जो सवाल पैदा होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है ये और ये चैलेंज है मेरा कि ये इतने एडवांस थे इन सिविक लाइफ ये लोग। जब मैं मोहनजोदाड़ो का शहर देखता हूँ, तो यकीन कीजिए अगर उसकी डेट चेंज करते हैं तो कोई मॉडर्न सिटी भी वैसा आपको नज़र नहीं आएगा आज, साउथ एशिया में। जहाँ पे कूड़ा-करकट इकट्ठा करने का निज़ाम हो, जहाँ पे पानी आपको 2nd फ्लोर तक भी मिल जाए, जहाँ पे पब्लिक बाथ हो, जहाँ पे पानी के निकास का इंतज़ाम हो, एक ग्रीनरी हो कि अगर कभी खाना-पीना कम हो गया तो देयर इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन गो एंड गेट समथिंग टू ईट। और जहाँ पे ट्रेडर्स की मार्क ये जितनी आपको सील्स मिली हैं, ये तो अब लोगों ने कन्फर्म कर दिया है कि ये कोई हैंडराइटिंग नहीं है। ये कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, बल्कि ये इनकी सील्स थी। ये जो कमर्शियल एंटरप्राइज़ेज़ थे इनके, ये अपनी मोहर के तौर पे लगा के भेजते थे, ताकि जिसके पास माल जाए उसको पहचान हो कि किस ताजर का ये माल आया है। तो ये उनका सिग्नेचर थे एक तरह से। तो ये इतना हाइली सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड सिस्टम, फिर वहाँ से जो टॉयज़ मिले हैं, जो और औरतों के और मर्दों की चीज़ें मिली हैं, इट्स रियली अमेज़िंग। और सबसे अमेज़िंग बात, वो जो एक ओल्ड मैन की है अ, अम, मुजस्समा थोड़ा-सा टूटा हुआ, तो उसका एक बाजू जो है कंधा, वो अनकवर्ड है लाइक द ग्रीक्स और लाइक द मुस्लिम पिलग्रिम्स। मुस्लिम तो बाद में आए हैं, उससे पहले भी पिलग्रिम्स अपना एक कंधा नंगा रखते थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इन रिचुअल्स और इन रिलिजन्स और इन civilization? I can't say anything about it क्योंकि I have not given much thought to this, but this raises many questions कि ये लोग कितने एडवांस थे। उससे फिर एक नज़रिया हमारे ज़हन में ज़रूर आएगा और वो ये आएगा कि ये तहज़ीबों का जो अरूज और ज़वाल है, ये कोई आज की बात नहीं है कि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जिस पे हम बिलीव करे बैठे हैं कि आज इंसान इतना आगे तरक्की कर गया है। जो हमें आसार मिलते हैं, उस वक़्त के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, उससे तो लगता है कि वो उन लोगों की फिर प्रोग्रेस कब शुरू हुई होगी। कब उनको ये एहसास हुआ होगा कि हमें पक्के मकान बनाने चाहिए। हमें शहरों में नहीं, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ कूड़ा-करकट नहीं रखना चाहिए, इसको बाहर फेंकना चाहिए। रनिंग वाटर कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ़ के लिए, बाथ कितना ज़रूरी, ऑल दीज़ थिंग्स दे समटाइम्स अमेज़ मी।
कि इतनी हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन हमें शायद मेसोपोटामिया में नज़र आए या आपको इजिप्ट में नज़र आए। ये 3 सिविलाइजेशंस हैं, इवन बिफोर चाइनीज़ सिविलाइजेशन जिसको हमने अभी जिस पे ख़त्म किया है ये सारा, कि इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये they ask a very big question to the developed world today कि how did they reach that point that amazes us today? आज तक लोग देखते हैं जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कमालात को, एहराम मिस्र को देखते हैं कि किस तरह उनका परफेक्ट ज्योमेट्रिकल साइज है, कैसे इंजीनियरिंग की होगी उन्होंने, किस तरह से वो इतने बड़े-बड़े बोल्डर्स ऊपर लेके गए होंगे, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। That asks a big question. Were they? Indeed they were technically very advanced. तो ये एडवांसमेंट है ना जो सिविलाइजेशन की, जो एक तारीख हमें बताती है ये। तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपसे पहले भी हुजूर बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। आप कोई नए नहीं हैं। ये हमें कई जगह 2-3 जगह मुझे याद है कलाम पाक में भी कहा गया कि तुमसे पहले बड़े थे लोग। जाओ, इनको कह दो कि जाके दुनिया की सैर करें और देखें, लोग क्या-क्या छोड़ के गए हैं, कैसे आसार हैं उनके। तो हमारी मुक़द्दस किताब भी इन आसार को तक़दीस का दर्जा देती है, जो हम अक्सर नादानी में मिस्मार कर देते हैं। ये बताती है कि तुमसे पहले ये लोगों की निशानियाँ हैं ये, इनको देखो और गौर करो इन पे। तो इसलिए इनको प्रिज़र्व करना जो है, वो ज़रूरी है अपनी तारीख को समझने के लिए। कि जितने आपको पुराने आसार कदीमा नज़र आते हैं, इनको बर्बाद नहीं करना, इनको प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, बल्कि कोशिश करनी है कि इनको इनकी अगर वहाँ नहीं, उनको नहीं आप डिस्टर्ब करना चाहते, तो किसी और जगह एक मॉडल छोटा-सा बना के दिखा दें कि ऐसे ये होगी। मसलन टेक्सला का जो है पूरा, आप उसका एक मॉडल बना दें पूरे सिटी का। मोहनजोदाड़ो का एक पूरे सिटी का मॉडल बना दें कि ऐसे लोग रहते थे। लोगों ने की है कोशिश, मैंने देखी है कुछ चीज़ें। लेकिन ये एक ऐसे लेवल पे ज़रूरी है इसका ताकि आप वहाँ खड़े हों तो कुछ थोड़ी-सी आपको नदामत हो कि हम आज इनसे भी इंफीरियर नज़र आते हैं, कई चीज़ों में। ये तो हज़ारों साल पहले हमसे हो गुज़रे हैं ये लोग, ये कहाँ तक पहुँच गए थे। तो ये है वो सोर्स एंटीक्विटी का जिसकी आप बात कर रही थी, क्योंकि और हमारे पास सोर्स कोई नहीं है एंटीक्विटी का। एंटीक्विटी का सोर्स ये आसार हैं, आसार कदीमा जिनको हम कहते हैं। और अगर कोई चीज़ कहीं से दबी हुई, छुपी हुई नज़र आ जाए एक्सकेवेशंस में, तो उससे नई लाइट पड़ती है कि लोग हमसे पहले कैसे रहते थे। बाकी काम फिर वो करते हैं रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें फ़िक्शन काफ़ी आ जाता है। उसमें फिर वो मैं तो इसको साइंटिफिक फ़िक्शन कहता हूँ कि आपने बड़े तरीकों से उसको आप फिर कहते हैं कि ये शहर ऐसे हुआ होगा, ऐसे लोग रहते होंगे। अगर तो आप कह दें कि यस पॉसिबिलिटी वो अलग बात है, लेकिन जब आप बिल्कुल कहते हैं इस राह से कि नहीं दिस इज़ हाउ इट वाज़, तो देन इट बिकम्स साइंस फिक्शन। इट्स नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ क्वेरी। तो ये ज़रूरी है ये जानना कि आसार कौन से हैं, कहाँ से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एंटीक्विटी को। तो इंडिया की एंटीक्विटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है अगर आपने, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यही एक्सकेवेटेड एरियाज़ ऑफ इंडिया।
That will give you an idea what kind of people lived here, what kind of life they led. और मोहनजोदाड़ो को देख के तो लगता है कि ये लोग ना हिंदू थे, क्योंकि बुद्धिज़्म तो ख़ैर आया ही बहुत बाद में है, तो वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं हमें मिला और किसी के माथे पे तिलक नज़र नहीं आया, कुछ नज़र नहीं आया ऐसी चीज़ कोई जो बाद में हमें इंडिया के कल्चर में नज़र आती है। तो ये क्या लोग थे, क्या इतने इमेंसिपेटेड थे कि 2 चीज़ें अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट ने का लिखा है इनके बारे में, कि एक तो वहाँ से कोई हथियार बरामद नहीं हुए। यानी कोई तलवारें, कोई नेज़े, कोई ऐसी चीज़, कोई भाले, कुछ नहीं नज़र आया वहाँ से। और दूसरी चीज़, कोई ऐसी इबादतगाह नहीं मिली इनको, जिससे आप अंदाज़ा कर सकें कि इन लोगों का मज़हब क्या होगा। सर सर थैंक यू सो मच। वक़्त क्योंकि हमारा ख़त्म हो रहा है, तो थी मेरे ज़हन में 2-3 चीज़ें। मुझे ये लग रहा था कि हम हिस्टोरियोग्राफ़ी पे कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे। कुछ इस तरह से कि अगर हम इंडिया का लिटरेचर भी देखें, तो उसमें भी हमें हिस्ट्री मिलती है। तो एक लिटरेचर से हम हिस्ट्री जो डिराइव करते हैं, उसके हवाले से मैं बात करना चाह रही थी। और एक ये जो आपने पर्सपेक्टिव्स की बात की, तो मेरा दिल चाह रहा था कि हम थोड़ी-सी डिटेल्ड बात करें कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट लेंसेज़ के साथ जब हिस्ट्री लिखी जाती है, तो उसकी शक्लें किस तरह से मुख्तलिफ हो जाती हैं। लेकिन बस आज का तो वक़्त ख़त्म हो गया, आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हिस्टोरियोग्राफ़ी के लिए एक प्रोग्राम और स्पेसिफ़िकली करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसी इन्हीं जो आपने सवाल पूछे हैं, ऐसा कि हिस्ट्री राइटिंग में क्या-क्या आता है और कैसे हम पर्सपेक्टिव चेंज हो या मोटिव ऐसा डोमिनेट करता है। मैं क्यों लिख रहा हूँ हिस्ट्री? ऐसा मेरा मकसद सियासी है, मज़हबी है, समाजी है ऐसा या प्योरली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट है, क्या है? दैट विल डिटरमिन। और बाकी सर इंडिया की हिस्ट्री में वो जो सरकारी मौरख का कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो भी बहुत उसमें चलता है। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर हम सर्टेन चीज़ों को इन सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ डिस्कस करेंगे, तो इंडिया की हिस्ट्री को या इंडो-पाक की हिस्ट्री को समझना कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान और काबिल-ए-फ़हम हो जाएगा। तो जी, सर फिर इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पे दोबारा से करते हैं एक और। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक़्त का शुक्रिया। तो नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। तो ये एक कारवां है जो चल रहा है और इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पे कुछ डिटेल्ड बात करेंगे मज़ीद। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।